तो फाइनली आखिरकार इतने सालों की फैंस की रिक्वेस्ट के बाद, इतने ज्यादा डिलेस के बाद ब्लैक विडो मूवी को जो है रिलीज कर दिया गया है, जो कि सिनेमा थिएटर्स और डिज्नी प्लस दोनों के ऊपर ही रिलीज की गई है। लेकिन इस मूवी को अफसोस के साथ हिंदी के अंदर रिलीज नहीं किया गया, जिसको देखने वाली एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस है। लेकिन इस मूवी से बहुत सारे लोगों ने बहुत सी जो एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई थी, बहुत सारे कैमियोज को एक्सपेक्ट किया हुआ था। और मैं कहीं ना कहीं जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने ब्लैक विडो से शायद कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके ऊपर हम आगे चल के अपने आज के इस रिव्यू के अंदर बात करने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ ब्लैक विडो मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू को स्टार्ट हम लोग जैसा हमेशा करते हैं हम उसी तरह से करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे मूवी के डायरेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मूवी के डायरेक्टर जो है वो केट शॉर्टलैंड हैं, जिनको मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। आई मीन ये डायरेक्टर काफी ज्यादा नहीं है और उन्होंने कोई ऐसी खास या अच्छी मशहूर मूवी को डायरेक्ट अभी तक नहीं किया है जिसकी वजह से ये मशहूर हों, तो इसलिए इनके ऊपर हमारे पास बात करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगर हम अपने दूसरे पॉइंट पर आए जो कि इस मूवी की कास्ट है, अब इस वाले पॉइंट को मैंने ऑलरेडी जो है अपनी पिछली वीडियो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ब्लैक विडो वाली मूवी के अंदर कवर किया था कि इस मूवी की कास्ट जो है वो बहुत ही सॉलिड कास्ट है। खासकर अगर स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो की बात करें, फ्लोरेंस पग की येलेना विलेनोवा की बात करें, डेविड हार्बर के एलेक्सी सेस्टोकॉफ की यानी रेड गार्डियन की बात करें, तो ये तीन कैरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर एक अच्छी जान बना के रखी हुई थी। इसके अलावा जो उसके दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, जिस तरह मेलिना हो गई, ओटी फ्लैग बेनले का जो कैरेक्टर था वो भी काफी अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने उसको एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओटी फ्लैग बेनले को जो है एक अलग से पोस्टर दिया गया था इस मूवी के लिए, तो उसको देख के लग रहा था कि इनकी मूवी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, लेकिन इनका मूवी के अंदर कोई इतना खास रोल नहीं है, तो आप इसके साथ बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। अब ज्यादा मैं आपके साथ डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। लेकिन वही अगर हम थंडरबोल्ट रॉस की बात करें तो वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में उसी तरह से मैं नजर आए जिस तरह वो मार्वल की कुछ पिछली मूवीज में नजर आते ही रहते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका इस मूवी के अंदर रोल कुछ ज्यादा ही शॉर्ट था, उसको थोड़ा सा और वो अच्छे तरीके से दिखा सकते थे अगर वो चाहते तो। इसी तरह इस मूवी के मेन विलन के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा अभी आप लोगों के साथ, वो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस मूवी का मेन विलन भी जो था मेरे कैलिबर के मुताबिक नहीं था। मतलब जो मैंने इस मूवी से एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी कि एक बहुत ही जीनियस मास्टरमाइंड टाइप का आदमी होना चाहिए इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे, वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लगा मुझे। और इस मूवी की कहीं ना कहीं जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट देती है ये मूवी, वो उसकी स्टोरी लाइन देती है। तो इसी के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जो उसकी स्टोरी लाइन का होने वाला है। तो जैसा कि हमें इस बात के बारे में पता ही था कि हमें नताशा रोमानोफ का इसमें ओरिजिन दिखाया जाने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर भी जो कि ब्लैक विडो की सोलो मूवी है उसके अंदर हमें वो ओरिजिन नहीं दिखाया गया। मतलब जो चीज़ ब्लैक विडो को ब्लैक विडो बनाती है उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसकी क्या क्या ट्रेनिंग हुई थी, ये सब चीज़ें अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हैं। मैं मानता हूँ इस मूवी के अंदर एक ओवरलुक उसके ऊपर दिया है जो कि बहुत से लोगों की समझने के लिए ठीक होगा, लेकिन जैसा कि मैं एक कॉमिक बुक रीडर हूँ तो मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पहले से पता ही थी और मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं ये मूवी अपने दोस्तों के साथ देख रहा था तो मेरे बहुत से दोस्त कंफ्यूज थे कि आखिरकार ब्लैक विडो की ये ट्रेनिंग कैसे हुई है, ब्लैक विडो यहाँ कैसे आ गई, ब्लैक विडो रेड रूम वाले प्रोग्राम से किस तरह स्केप कर गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें मूवी के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्लैक विडो की एक सोलो मूवी है जो कि तब रिलीज की है जब ऑलरेडी ब्लैक विडो का कैरेक्टर मेन स्ट्रीम टाइमलाइन के अंदर मर चुका है। तो तब तो इस पूरी की पूरी मूवी को और ज़्यादा उसके ऊपर हैविली इन्फ्लुएंस करना चाहिए था, उसके पूरे के पूरे बैक स्टोरी के ऊपर। अगर हम यहीं से बात करें मूवी के कलर ग्रेडिंग और साउंड की, तो मूवी के अंदर म्यूजिक्स वगैरह वो बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे जिसको मैं ऊपर खास तौर पर बात करूँ। मूवी की कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी जिस तरह मार्वल की नॉर्मली हर मूवी के अंदर होता है। मूवी कलरफुल थी, थोड़ी सी लाइट भी थी, इतनी ज़्यादा सीरियस टोन के ऊपर नहीं थी। और मार्वल की तो आदत ही है कि अपनी मूवी के अंदर थोड़े मोटे चुटकुले तो घुसाने ही होते हैं, और इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर रेड गार्डियन का जो कैरेक्टर था वो एक कॉमेडिक रिलीफ की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैं सच कहूँगा कि डेविड हार्बर की इस एक्टिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट भी कर रहा था और रेड गार्डियन का कैरेक्टर उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। और मैं ये जरूर कहूँगा कि इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि रेड गार्डियन का जो कैरेक्टर है मैं उसको एमसीयू में आगे भी देखना चाहता हूँ, और एक मेन रोल के साथ, इस तरह के कोई साइड रोल के साथ नहीं। इसके अलावा अगर हम ब्लैक विडो की मूवी के पुराने फ्लैशबैक्स की बात करें, जैसा कि हमें पता ही है कि इसमें बहुत सारे कैमियोज को भी एक्सपेक्ट किया गया था, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि इसमें हमें कुछ कैमियोज देखने को जरूर मिले हैं, लेकिन वो कैमियोज उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो अगर आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई बड़ा कैरेक्टर का कैमियो मिलने वाला है, टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, सैम विल्सन या किसी और एवेंजर्स का, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल लो रख के जाइएगा, तो तब जाके आपको शायद मजा आएगा। क्योंकि मैंने इस मूवी से ब्लैक विडो से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी थी और मुझे कहीं ना कहीं इसने डिसअपॉइंटमेंट जरूर दी है। अगर मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूं तो एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, खासकर टास्क मास्टर का जो पूरा का पूरा एंट्री थी, उसकी फर्स्ट एंट्री, और उसके अलावा जो उसका एक्शन सीक्वेंसेस थे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ किए गए थे।
लेकिन यहाँ पे भी मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि यहाँ पे टास्क मास्टर के रोल को एज सच कोई खास स्पॉटलाइट नहीं दी गई। मतलब मूवी के शुरू में टास्क मास्टर को एक खतरनाक किस्म का थ्रेट दिखाया गया कि वो जबरदस्त किस्म से नताशा से टक्कर दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे जाती रही तो वहीं पे टास्क मास्टर का कैरेक्टर वो हल्के पे हल्का होता रहा, जो कि मुझे इस मूवी की इस बात के ऊपर थोड़ी सी शिकायत है। क्योंकि अगर आपने एक मूवी को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसको आगे भी उसी हाइप के साथ लेके चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे की पूरी मूवी के अंदर टास्क मास्टर का जो कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और उसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर हम ब्लैक विडो मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पे 10 आउट ऑफ 7.4 पॉइंट्स मिले हैं, रोटेन टोमेटोज पे 81% फ्रेश है और मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 7 टाइगर्स। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने इसको 7 नंबर शायद बहुत ज़्यादा कम दे दिए और मुझे शायद अब मार्वल की मूवी से प्यार नहीं रहा, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने ये नंबर बिल्कुल इस मूवी के हिसाब से दिए हैं। मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि ये मूवी जो एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पुरानी मूवीज़ को देखा हुआ है, जो कॉमिक्स को जानते हैं। लेकिन जो लोग कॉमिक्स को ज़रा भी नहीं जानते हैं, जो नताशा रोमानोफ को नहीं जानते हैं, और वो अगर इस मूवी में डायरेक्टली जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो शायद इसको 7 नंबर भी ना दें, और वो जो भी इसको नंबर देंगे वो सिर्फ इसके जो है एक्शन सीक्वेंसेस और थोड़ी बहुत स्टोरी के ऊपर ही मिलने वाले हैं। बाकी इसके अलावा इस मूवी में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, कुछ बहुत ही बड़े ट्विस्ट नहीं थे जिसको देख के हमारे हेड जो है टर्न होना शुरू हो जाएं, तो इसलिए मेरे हिसाब से रेटिंग इस मूवी के लिए काफ़ी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ इस बारे में कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर एक हमारे पास एंड क्रेडिट सीन मौजूद है, और मैं कहूँगा कि ये एंड क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और इस इंटरेस्टिंग सीन को देखने के बाद मेरा थोड़ा सा मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हाइप बढ़ चुका है। अब वो कौन सा अगला प्रोजेक्ट है मार्वल का जिसको यहाँ पे टीज किया गया है, जो कि हम बहुत जल्द देखने वाले हैं, उसको मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स के अंदर, जो कि हमारी पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वाली वीडियो होगी। सो गाइज आई होप कि आपको अभी के लिए मेरा ये छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू पसंद आया होगा, और मेरे ख्याल से आपको इस मूवी का एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि आपको इसको किस एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना है। तो अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो फौरन से जाके ब्लैक विडो मूवी को देख लीजिए, चाहे उसको थिएटर्स में देखें या डिज्नी प्लस के ऊपर देखें। और मूवी देख ली है तो बताइए कमेंट्स के अंदर कि आप इस मूवी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। कमेंट्स में कोई स्पॉइलर पोस्ट नहीं कीजिएगा ताकि दूसरों की मूवी खराब ना हो, और साथ ही साथ अपनी रेटिंग जरूर बताते हुए जाइएगा कि आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह का ऑसम कंटेंट चैनल पे एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैं ब्लैक विडो की स्टोरी एक्सप्लेन आपके साथ करने वाला हूँ, एक एंड क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने की वीडियो बनाऊंगा, और उसके अलावा इसके अंदर कुछ ईस्टर एग्स थे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके जरिए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप चैनल के हवाले से अपडेटेड रह सकें। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।